नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से केदारनाथ सिंह की जो कविताएं थी बनारस और दिशा, उनके प्रश्नोत्तर करेंगे। दोनों कविताओं का हम भावार्थ कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न को समझ लीजिए। तो बनारस कविता से पहला प्रश्न है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। आगमन मने आना, है ना। तो बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है। वैसे हर ऋतु बदलती है और एकदम अचानक ही उसके परिवर्तन हमें महसूस होते हैं, तो वैसे ही बनारस में बसंत का आगमन और उसके जो परिवर्तन हैं वे अचानक ही महसूस होते हैं। शहर के मोहल्लों में धूल भरी हवाएं चलने लगती है, बवंडर उठने लगते हैं और लोगों की जीभ पर किरकिराहट होने लगती है। बनारस की बसंत ऋतु एक अलग ही वातावरण लेकर आती है। वहाँ सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक गतिविधियाँ होने लग जाती है, मतलब ये शुरू हो जाती हैं और बाहर से आने वाले भक्तों की भीड़ भी बढ़ जाती है। बनारस के घाटों और मंदिरों में घंटियाँ बजने लगती है। बंदरों और भिखारियों आदि के चेहरों पर चमक बढ़ जाती है। वहाँ की बसंत प्राकृतिक शोभा से हटकर सांस्कृतिक शोभा से जुड़ी है। मतलब इस कविता में बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण नहीं हुआ है, वहाँ की सांस्कृतिक शोभा का चित्रण हुआ है। जैसा कि कवि महोदय ने कहा है, इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो उठता है धूल का बवंडर और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। आपको इस तरह से अपने उत्तर के प्रमाण में काव्य पंक्तियाँ अवश्य लिखनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है। खाली कटोरों में बसंत का उतरना से आशय है, बसंत की खुशी कटोरों में भी छलकने लगी है। जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने पर वातावरण प्रसन्नता और उल्लास से भर जाता है ना, क्योंकि वातावरण और प्रकृति बहुत ही सुंदर लगने लगती है, तरह तरह के फूल खिलते हैं, तो इस वजह से बसंत आती है तो सभी का मन बहुत ही प्रसन्नता, उमंग और उल्लास से भर जाता है। वैसे ही बसंत में सर्दी भी कम हो जाने से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आगमन अत्यधिक बढ़ जाता है और वे दया भाव से, श्रद्धा भाव से भिखारियों को पैसे आदि दान देते हैं, जिससे भिखारियों की आंखों की और चेहरे की चमक बढ़ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे बनारस में बसंत के आगमन के साथ भिखारियों के खाली कटोरों में भी बसंत उतर आया है, अर्थात भिखारियों के लिए भी प्रसन्नता और उल्लास का समय है। जैसा कि कवि ने कहा है, क्या तुमने देखा है खाली कटोरों के बसंत का उतरना। खाली कटोरों में बसंत का उतरना एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन, अर्थात भिखारियों के कटोरे खाली पड़े रहते थे जो अब सिक्कों की खनक से खनकने लगे हैं, खाने पीने की चीज़ों से भरने लगे हैं। बसंत आने की खुशी अब भिखारियों को भी होने लगी है। तो ये एकदम नई और अनूठी सुंदर सी कल्पना है कि बसंत का उतरना खाली कटोरों में, खाली कटोरों में बसंत का उतरना, ठीक है। अगला प्रश्न है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। तो बनारस की पूर्णता और रिक्तता, पूर्णता मने जैसे वो भर जाता है और रिक्तता मने खाली होना। तो बसंत के आगमन पर बनारस में पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। गंगा में स्नान करके वे पूजा अर्चना करते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इस प्रकार बनारस शहर आने वाले श्रद्धालुओं से भरता रहता है, जो बनारस की पूर्णता का प्रतीक है। और रिक्तता से यहाँ ये आशय है कि वहाँ अंतिम सांस लेने वाले श्रद्धालु भी आते हैं, अर्थात जो मृत्यु के समीप होते हैं वे भी आते हैं मोक्ष की कामना से, क्योंकि यहाँ यह आस्था है, प्रचलित है आस्था और सत्य है कि भाई यहाँ आकर जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो इस कामना से आने वाले व्यक्ति जब वे देह त्यागते हैं तो उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाता है। इस तरह से शहर खाली भी होता रहता है। तो यहाँ कवि ने श्रद्धालुओं और भक्तों के आगमन में बनारस की पूर्णता और मृत्यु प्राप्त करने वालों की वजह से रिक्तता दोनों स्थितियों को दिखाया है। जैसा कि कवि ने कहा है, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न है,
बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है। धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। तो कवि लिखता है, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। अर्थात बनारस में हर कार्य धीरे धीरे और मंथर गति से होता है। धूल का उड़ना धीरे धीरे, लोगों का चलना धीरे धीरे, घंटे बजना धीरे धीरे, शाम का उतरना धीरे धीरे। अर्थात यहाँ के निवासी बहुत ही शांति, सुकून और धैर्य भरा जीवन जीते हैं और यहाँ की प्रकृति भी बहुत ही शांति से जीती है जैसे वह भी। अर्थात यहाँ के निवासी बहुत ही शांति, सुकून और धैर्य भरा जीवन जीते हैं, मतलब और कोई व्याकुलता, बेचैनी, भागम भाग उनके जीवन में नहीं होती। और यह धीरे धीरे होने की क्रिया एक सामूहिक लय में बदल गई है जो पूरे बनारस को जोड़े हुए है, बांधे हुए है। यही यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है। तो धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा है। बनारस के हर गतिविधि और क्रियाकलाप धीमी गति से होते हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ जहाँ रखी थी वह वहीं रखी रही है, वहीं रखी हुई है, वहाँ से हटी भी नहीं है, हिली भी नहीं है, किसी का भी स्थान नहीं बदला है। नावें वही बंधती है जहाँ शुरू में बंधती आई है, मतलब शुरू से बंधती आई है। तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी बरसों से मंदिर में यूं ही रखी है। अर्थात पूरा बनारस बरसों पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। किसी का किसी से कोई विरोध नहीं है, सभी सहजता से एकता के सूत्र में बंधे हैं और यही इसकी विशेषता है। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ है वहीं पर रखी है, कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव भी, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरसों से ही। ठीक है, अगला प्रश्न छठा। सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। सही सांझ में घुसने पर बनारस की कई विशेषताओं का पता चलता है। जैसे हम बनारस में घुसते हैं, गंगा जी की आरती के दर्शन होते हैं, मंदिर और घाटों पर दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं और उन दीपकों की रोशनी में बनारस बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ना। इनको आप बिंदुओं में लिख सकते हैं ताकि एकदम स्पष्ट और जवाब अच्छा भी दिखाई देगा। आधा बनारस जल में खड़ा आरती कर रहा होता है तो आधा बनारस मंत्रोच्चार और फूलों से अर्चना कर रहा होता है। आधा बनारस शवों को ले जाता हुआ भी दिखाई देता है। आधा बनारस नींद में सोया हुआ होता है तो आधा शंखनाद कर रहा होता है। जैसा कि कहा है कवि ने, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधी नींद में, आधा शंख में। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगला प्रश्न सातवां। बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई है उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए, कि जो भी क्रियाएं इसमें मानव के रूप में दिखाई गई है या मानव के द्वारा होने वाली दिखाई गई है उनमें क्या व्यंजना निहित है या कवि उन क्रियाओं द्वारा क्या व्यंजित करना चाहते हैं, इनको स्पष्ट कीजिए। तो बनारस शहर के लिए कई मानवीय क्रियाएं जो इस कविता में आई हैं उनके व्यंग्यार्थ इस प्रकार हैं। जैसे शहर की जीभ किरकिराने लगती है ना। तो यहाँ यह व्यंजना है कि बवंडर उठने से शहर के लोगों के मुंह में किरकिरी हो गई है और शहर में कार्यक्रम और उत्सवों की धूम मच रही है। व्यंजना से आशा आप समझ गए होंगे, जो शब्द की 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो व्यंजना में एक नया ही अर्थ, अलग ही अर्थ सामने आता है। तो यहाँ जो भी क्रियाएं इस प्रकार की आई है उनमें क्या व्यंजना निहित है उसे समझने की कोशिश आप कीजिए। इसे समझ गए होंगे। तो शहर में जो है कार्यक्रम उत्सवों की धूम मच जाती है, मतलब शुरू हो जाते कार्यक्रम और लोग उनमें भाग लेने के लिए कुल बुलाते हैं। दोनों ही भाव है इसमें कि भी लोगों के मुंह में किरकिरी हो गई है और लोगों के मुंह में इस तरह की किरकिरी, मतलब उन गतिविधियों में भाग लेने वाली किरकिरी होने लगी है। जीभ उनके अकुलाने लगी है कि हम भी कुछ करें, कुछ बोलें। ठीक है। दूसरी क्रिया यह है कि एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। इसमें व्यंजना यह है
कि भिखारियों की आंखें खुशी से चमक उठी है भिक्षा की प्रतीक्षा में। जो भिखारियों के कटोरे खाली पड़े थे, अब उनमें अजीब सी चमक आ गई है उन भिखारियों की आंखों में कि अब उनके कटोरों में भीख आने वाली है। और है जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, अर्थात वहाँ के जो व्यक्ति हैं वे स्वयं प्रेरणा से ही भक्ति भाव, आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण हैं। खाली कटोरे में बसंत का आगमन, इससे यह व्यंजना है कि खाली कटोरे भिक्षा से भर गए हैं और भिखारी प्रसन्न है। फिर है जैसे अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। यहाँ ये व्यंजना है कि बनारस अपनी धुन में ही रमा है, उसकी जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली, वो उसी में रमा हुआ है, अपने रोज के क्रियाकलापों में व्यस्त है। उसे बाकी दुनिया की न कोई खबर है, न उनसे कोई उसमें, न उन्हें कोई उनसे रुचि है, मतलब उसमें रुचि है। दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, इससे उसे कोई लेना देना, कोई रुचि नहीं है। इस तरह अनेक व्यंजनाएं इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदरता से व्यक्त की है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ दी है उनका शिल्प सौंदर्य मतलब भाषा शैली, उनमें कौन से अलंकार है, कौन से गावे गुण हैं, कौन से रस हैं, इन सब की चर्चा आपको करनी है। तो पूरी कविता प्रसाद और माधुर्य गुण से परिपूर्ण है और भक्ति रस और शांत रस की सृष्टि हो रही है कविता में। ठीक है, अगला प्रश्न है दिशा कविता से बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है। कविता बड़ी ही रोचक, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही गहन भाव से भरी हुई है। बच्चे का उधर उधर कहना यह प्रकट करता है कि बच्चा पतंग उड़ाने में तल्लीन है, आनंदित है, उसे कवि के प्रश्न में कोई रुचि नहीं, इसलिए अपनी पतंग उड़ने की दिशा में ही वह हिमालय होना बताता है। कवि ने पूछा कि भाई हिमालय किधर है, तो बच्चा है, वह एकदम स्पष्ट न तो गुस्सा कर सकता है न इनकार कर सकता है जवाब देने से, लेकिन उसका मन जो है वो पतंग उड़ाने में लगा हुआ है, इसलिए जिधर उसकी पतंग उड़ रही है उधर ही कह रहा है कि भाई हिमालय इधर है। चाहे कवि को उत्तर सही लगे या नहीं लगे, बच्चा अपनी सहज निर्दोषता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मतलब इसमें बच्चे का कोई दोष भी नहीं है कि उसने हिमालय उधर उधर बताया है जिधर उसकी पतंग उड़ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों का यही भाव है कि कवि ने हिमालय की दिशा तो बालक से पूछ ली, पर बालक की मनोदशा पर ध्यान नहीं दिया कि वह अभी पतंग उड़ाने में व्यस्त है, उस आनंद में डूबा हुआ है। अतः कवि कह रहा है कि मुझे स्वीकार करना ही होगा कि हिमालय उधर ही है जिधर उसकी पतंग उड़ रही है। मैंने पहली बार जाना कि हिमालय वास्तव में किधर है। अर्थात एक बालक अपने आप में राजा होता है, बादशाह होता है, वो शहंशाह होता है। अभी जिधर उसका मन और रुचि होगी हिमालय को उधर ही होना होगा। बच्चे की सरलता, सहजता और मासूमियत बहुत ही सुंदरता से व्यक्त हुई है और कवि की भी उसके प्रति 100% स्वीकार्यता है कि मुझे स्वीकार है, छोटी सी की मतलब मुझे स्वीकार है कि हिमालय किधर है। छोटी सी कविता ने बच्चे और बड़ों की मानसिकता के भेद खोल दिए हैं। बड़े बच्चों को अपने अनुसार दिशा देना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो सहजता से उधर ही मुड़ते हैं जिधर उन्हें मुड़ना है और बड़ों को भी अंततः उधर मुड़ना पड़ता है। ठीक है, इस कविता से यह बात स्पष्ट जाहिर हो चुकी है। आगे है योग्यता विस्तार। तो योग्यता विस्तार के प्रश्न होते हैं आपकी योग्यता में वृद्धि करने के लिए। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वे आखिर तो कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं ना साधारण या औसत बच्चों से, उन्हें ये योग्यता विस्तार वाली चीज़ें, योग्यता विस्तार वाली गतिविधियाँ, क्रियाकलाप जो दिए जाते हैं वे उन्हें अवश्य करने चाहिए। जैसे आप बनारस के बारे में क्या जानते हैं लिखिए। बहुत कुछ तो कविता ने बता दिया है और बहुत कुछ उसके बारे में जो प्रचलित है अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से पूछ करके हम जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ जो मुझे पता है कि बनारस उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसा एक प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है, जहाँ काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है। यह साहित्यकारों, विद्वानों और कलाकारों की नगरी है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही प्राचीन और शाश्वत है। यहाँ के लोग आज भी अपनी उन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं, आस्थाओं में डूबे
पूरे विश्वास और भक्ति के साथ जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही सहज, सरल और शांति से, धीमी गति से चल रहा है। अन्य शहरों से, मतलब अन्य शहरों में जो भाग दौड़ उहा पुहा, अन्य शहरों की, मतलब उन शहरों के होने वाली भाग दौड़ उहा पोर आधुनिकता से वह दूर है, बेखबर है। मान्यता है कि बनारस शिव जी के त्रिशूल पर टिका है और पृथ्वी पर होकर भी यह उससे अलग है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध है। और जो शहनाई वादक थे प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां, वे भी यहीं के निवासी थे। ठीक है, बनारस के चित्र इकट्ठे कीजिए। बनारस के चित्र कहीं भी पत्र पत्रिका में मिले तो उन्हें आप कटिंग करके एकत्र करें और बनारस शहर की विशेषताएं जानिए। तो ये जो पहला प्रश्न है कि बनारस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये उनकी विशेषताएं ही हैं, आप उन्हें लिखिए। ठीक है, अब है शब्दार्थ और टिप्पणी। लहर, तारा या मड़ुआ डीह, ये बनारस के मोहल्लों के नाम हैं, पुराने बनारस के। बवंडर, बवंडर माने अंधड़, आंधी। जब हवाओं के साथ धूल उड़ती है, धूल के बवंडर उड़ते हैं। आपने देखे होंगे धूल भी गोलाई में, एकदम तेज हवा चलती है तो हवा के साथ साथ धूल भी गोलाई में उड़ती हुई सी बहती है, तो वो कहलाते हैं बवंडर। सुख बुगाना, सुख बुगाना माने जागरण या जागने की क्रिया। पछकियाँ, अंकुरण या अंकुरित होने की क्रिया। निचाट माने बिल्कुल, एकदम। सही सांझ, शाम की शुरुआत, संध्या की शुरुआत। स्तंभ माने खंभा जिससे सहारा लिया जाए। अलक्षित, अज्ञात, न देखा हुआ। अर्घ्य, पूजा के 16 उपचारों में से एक। दूध, दूब, चावल आदि मिला हुआ जल, मतलब जल में दूध है या दूब है, चावल है, तिल है, जो कुछ भी मिला करके देवता के सामने श्रद्धापूर्वक चढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं अर्घ्य देना। दशाश्वमेध बनारस के एक घाट का नाम है जहाँ पूजा स्नान आदि होता है। तो वहाँ कई घाट है जिनमें दशाश्वमेध एक प्रसिद्ध घाट है। तो आपको प्रश्नों के तो बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। और कोई किसी भी तरह का प्रश्न, सुझाव या समस्या हो, और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो आप निसंकोच कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।